नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भयवं जय सुवाणं प्रभवो तीर्थयाणो अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महापावहावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे आज एक पहेली से शुरू करते प्रवचन। प्रवचन एक पहेली है और पहेली एक प्रवचन है। प्रवचन कैसे पहेली हो सकती है? हाँ, प्रवचन के अंदर अलग अलग बात जो उद्बोधन करते हैं आपके जीवन लक्ष्य और आपके जीवन को किस तरह से एक मोड़ दिया जाए, अच्छा मोड़, और वो सब आप सुनने के बाद में उसे जब इम्प्लीमेंट करना होता है जीवन के अंदर, तब वो आपके लिए पहेली बन जाती है। जिसका कोई हल नहीं मिलता है तुरंत, जिसका हल खोजने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो होती है पहेली। और ऐसी मेहनत आपको अपने जीवन के अंदर करनी पड़ती है, तब जाकर आपके जीवन में वो बात उतरती है। तो इसीलिए आज एक पहेली से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या है जो खुल जाए तो जिंदगी, बंद रहे तो मौत। खुल जाए तो जिंदगी मतलब कि वो यदि बंद रहेगा तो आपकी मौत आएगी, और यदि खुल गया तो आपके लिए जिंदगी का उपहार मिलेगा। ऐसा क्या है? हाँ, नहीं, चीज है। ज्ञान तो अदृश्य है, दृश्य चीज है, आपको नजर से दिखे ऐसी चीज है। ऐसा क्या है? हाँ, आंख तो कई लोगों की बंद आंख होती है तो भी वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। बोलो क्या? नींद नहीं। खुल जाए तो जिंदगी, बंद रहे तो मौत। हाँ, किताब को जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है। श्वास, बोलो, श्वास खुल जाए तो जिंदगी और बंद रहे तो मौत। सांस बंद हो जाए तो मौत, बराबर है ना? बंद हो जाए तो, बंद रहे तो। बोलो, श्वास लेने से जीवन चलता है कि सांस छोड़ने से जीवन चलता है? दोनों से है भाई। अकेले सांस लेते रहो तो आपका जीवन नहीं चलेगा, छोड़ना भी पड़ेगा। कोई ऐसा बंदा देखा जो अकेला श्वास लेता ही रहे, छोड़े ही नहीं, संभव ही नहीं है। कितना लेगा? तो सांस लेने से जिंदगी नहीं है, सांस छोड़ने से भी जिंदगी है। तो सांस बंद रहे या सांस खुल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो, क्या खुल जाए तो जिंदगी? मैं जवाब देता हूँ, बराबर? पैराशूट।
जब कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है पैराशूट लेकर, वो चाहे इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कभी एयर क्रैश हो रहा है, हेलीकॉप्टर टूट रहा है, तो ऐसे टाइम के अंदर वो इजेक्ट करके तुरंत ही पैराशूट लेकर वो जो सैनिक नीचे आता है, या तो फिर कोई स्काई डाइविंग कर रहा है तो वो भी पैराशूट लेके नीचे गिरता है, एक सर्टेन हाइट आती है नीचे और तब वो पैराशूट की चाबी खोल देता है। मगर कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि हवा बहुत होगी तो पैराशूट पूरा का पूरा उसको लपेट लेगा और खुलेगा नहीं, तो उसकी मौत पक्की है, बराबर है ना। और यदि खुल गया तो उसके लिए जिंदगी। बस इसी तरह से हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो भी पैराशूट जैसा है। अब समझे कि नहीं? अलग अलग परिस्थिति आती है, अलग अलग लोग आपको मिलते हैं, उन सभी अवस्था के अंदर आपको अपने मन को खुला रखना है। आपने यदि अपने मन को बंद रखा कि नहीं, मैं जो मान रहा हूँ या मेरी जो धारणा है, मेरी जो फ्रेम है, उससे बाहर मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता हूँ, या तो मैं किसी को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता हूँ, किसी के विचार को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो बोलो सेल्फ लैंडिंग होगा कि क्रैश लैंडिंग होगा? हर एक परिस्थिति के ऊपर आपको लैंडिंग करना अनिवार्य है। जीवन आपका चल रहा है, आजू बाजू की परिस्थितियों को लेकर चल रहा है। आप अकेले इस दुनिया में नहीं हो, आप दुनिया में सबके साथ रह रहे हो, सबके साथ चल रहे हो, सबके साथ खा रहे हो, सबके साथ बैठ रहे हो, सबके साथ उठ रहे हो। सभी का, सबका साथ, सबका विकास, नरेंद्र मोदी ने बात कर दिया। मगर आपके जीवन में भी यदि सबका साथ नहीं होगा तो आपका विकास नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति दिन हर रोज कोई ना कोई परिस्थिति अच्छी भी होगी, कोई परिस्थिति आपको नापसंद भी होगी। ऐसा भी होगा आपके जीवन के अंदर, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी। ऐसी परिस्थिति भी आपके जीवन में आ सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि करोड़पति, अरबपति है और अचानक ऐसी क्या घटना बनती है, दुर्घटना बनती है, क्या ऐसा कुछ होता है उथल पुथल, और वो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तो रोड पे आ जाता है। अरे 1-2 साल की बात छोड़ो, 1-2 दिन के अंदर रोड पर आने वाले लोगों को हमने देखा है। और ऐसा जब होता है तब उसने कभी भी उसकी कल्पना नहीं की होती कि मेरे जीवन में ऐसा भी बनेगा। तो ये क्या है, परिस्थिति की एक लैंड है और अचानक एक्सीडेंटली उस लैंड के ऊपर आपको लैंडिंग करना पड़े, उस जगह पर आपको लैंडिंग करना है, तो आपके पास एक मन नाम का पैराशूट ईश्वर ने दिया होगा। वो मन नाम का जो पैराशूट है वो ऐसे टाइम के अंदर खुलेगा तो आपके लिए जिंदगी है, और यदि बंद रहा तो आपके लिए मौत है। परिस्थिति के लैंड पर उतरना अनिवार्य है, वो परिस्थिति का स्वीकार करना अनिवार्य है। आप कैसे उसका स्वीकार करेंगे वो आपके ऊपर है, और उसके हिसाब से आपकी मंजिल तय होगी कि आपका क्रैश लैंडिंग होगा कि सेल्फ लैंडिंग होगा। 3 प्रकार की बात है। एक पहले नंबर में है वस्तु, चीज, अलग अलग प्रकार की चीजें। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो सानुकूल परिस्थिति होती है तो उसका जो जीवन का एक ढांचा होता है, उसके हिसाब से उसके दिमाग के अंदर कुछ चीजों के लिए एक कल्पना होती है। मुझे ये चीज चाहिए, जो उसको इजीली एक्सेसिबल है, जो इजीली मिल सकती है, जिसके लिए वो अफोर्ड कर सकता है। ऐसी जो चीजें हैं उसके लिए उसकी एक धारणा होती है कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। और कभी कभी उसकी ताकत नहीं है तो वो एक भविष्य, फ्यूचर के लिए वो अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखता है कि फ्यूचर के अंदर मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ और मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगले हो, चाहे वो कोई विशिष्ट कोई चीज हो, चाहे वो कोई ज्वेलरी हो, उसके लिए उसकी एक अंदर की एक आशा है, उसकी एक अरमान है कि मुझे जिंदगी में ये चीज चाहिए। 2 तरह की चीज मैंने बताई। कौन सी? एक तो जो डेली रूटीन के अंदर वो जिसको प्राप्त कर सकता है वो चीज, जो उसके घर में है या तो आसानी से ला सकता है वो चीज। और दूसरे नंबर में जो उसके पास अभी नहीं है मगर भविष्य में यदि उसकी तरक्की होगी तो उस चीज को प्राप्त कर सकेगा। ऐसी दोनों प्रकार की जो चीज है उसके प्रति आपका यदि हठाग्रह है तो आपका क्रैश लैंडिंग होगा। कभी कभी युवा होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आसपास सर्कल को देखते हैं, सबके पास आईफोन है, खुद के पास आईफोन नहीं है। वो कैसे भी करके आईफोन के लिए प्रयास करता है, मुझे आईफोन मिलना चाहिए, कुछ भी करके मुझे आईफोन चाहिए। एक जुनून होता है और माँ बाप के पास वो एक डिमांड करता है। माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ये तुझे स्मार्टफोन दिया है तो वो भी हमने किस्त से लाया हुआ है, हमारी ये भी ताकत नहीं थी, तू आईफोन की कहाँ बात कर रहा है। और जब तक उसे आईफोन नहीं मिलेगा तब तक वो संतप्त रहेगा, तब तक वो समाधान नहीं कर पाएगा। तो उसका क्या हो रहा है, डेली उसका क्रैश लैंडिंग हो रहा है। उसकी जो दिमाग की सोचने की ताकत थी, उसका जो परफॉर्मेंस था, वो सारा का सारा अफेक्टेड हो।
उन सभी के ऊपर उसकी असर पड़ेगी, क्योंकि उसने एक दिमाग में गांठ लगा ली है, मुझे क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। वो आईफोन के अंदर जो फंक्शन वो कर सकता था वही वो स्मार्टफोन में भी कर सकता है, सामान्य वो भी वही काम करता है। हाँ, वो प्राइवेसी का वो इश्यू होता है, वो बात अलग है। मगर कभी कभी हम कहते हैं ना कि कौन सी सीबीआई की सीक्रेट फाइल्स आपके मोबाइल में पड़ी हुई है कि आपको इतनी प्राइवेसी चाहिए। और वैसे भी जब से आपने मोबाइल लिया, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो सादा फोन हो, कोई भी फोन हो, आपकी प्राइवेसी खत्म है, आपकी प्राइवेसी खत्म है। बोलो, आईफोन लेने वाले के जो भी मैसेज होते हैं, जो भी वो बात करता है, जो भी अंदर से उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी कुछ होता है, वो कभी भी किसी को भी पता नहीं लगता है, वो टोटली सेफ रहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सब जगह पर वो लोग रखते हैं और आगे जाकर उन डेटा से वो लोग बिजनेस करते हैं। वो डेटा का प्रोसेसिंग होता है, वो डेटा के द्वारा जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसको मैसेज मिलता है कि लोगों को आज क्या चाहिए, लोगों की आज डिमांड क्या है, और उसके हिसाब से वो लोग माल बनाते हैं, जो भी करते हैं वो सब कुछ, और किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से लोगों के मन को मैनिपुलेट किया जाए, वो सारी की सारी बातें आपके फोन से इन लोगों को इजीली मिल जाता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आपके दिमाग में अंदर कोई चीज के प्रति एक हठाग्रह आ गया कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, फिर आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। जब तक आपके दिमाग में ये था कि चीज मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, तब तक वो चीज आपके कंट्रोल में थी। और जब ऐसा दिमाग में आ गया ये चीज मुझे चाहिए, तब आप उस चीज के कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें। और सब चीजों की बात छोड़ो, जो अबव 55 है, अबव 60 है, थोड़े बहुत समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, जिसको ऐसी आईफोन जैसी चीजों का कोई आग्रह नहीं है, उसको दूसरी तरह का आग्रह रहता है। पिताजी ने बंटवारा किया, 3 भाई हैं और 3 भाई के अंदर 2 को व्यवस्थित दिया, आपको उन दोनों से 10% कम दिया। बोलो, स्वीकार्य है? स्वीकार्य है? भाई पैसे किसके थे? वो प्रॉपर्टी थी या जो भी चीज थी वो किसकी थी? आपकी थी कि पिताजी की थी? आपकी होती, उसमें तो बंटवारा करने का सवाल ही नहीं होता, आपकी ही है। वो पिताजी की थी, बराबर है। और उसके अंदर 3 हिस्से करने थे। पिताजी ने दोनों को दिया 45 मतलब तीनों के अंदर बीच में आपको दिया 30%, बराबर है। और उन दोनों को दिया 35%, 5% ज्यादा दिया, मतलब 10% टोटल आपसे ज्यादा दिया, आपको 30% दिया। बोलो, स्वीकार्य है? ये क्या है? ये हठाग्रह है। सोच सकते हैं भाई, मेरी ये चीज मेरी कहां है, क्या फर्क पड़ता है, मगर उसको क्यों ज्यादा दिया? अरे भाई, ज्यादा दिया तो दिया, और तुझे कोई रोटी दाल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30% मिला तो भी तेरा कोई ऐसा नहीं है कि तू दाल अभी नहीं खाने को मिलेगी, सिर्फ रोटी खाएगा क्योंकि 5% कम मिला है, ऐसा तो नहीं है। आप समझे कि नहीं? मगर एक हठाग्रह की गांठ दिमाग के अंदर लग गई तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते। हर एक परिस्थिति के अंदर से प्रसन्नता आपको ढूंढनी है, आपको प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहना आपका अबाधित अधिकार है, योर बर्थ राइट। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। और आजकल जो आपका जीवन देखता हूं वो देखकर लगता है कि टू बी इन टेंशन इज योर बर्थ राइट। टेंशन के अंदर रहना वो आपका बर्थ राइट है। हर एक चीज के अंदर टेंशन, हर एक चीज के अंदर विचलितता, हर एक चीज के अंदर मन की अप्रसन्नता। कारण क्या है? कारण है चीजों के प्रति हठाग्रह। देवरानी और जेठानी 2 जने, अभी सास है, सास अपने गहने का बंटवारा कर रही है और देवरानी को थोड़ा ज्यादा दिया और जेठानी को थोड़ा कम दिया। हाँ, इसको 10 ग्राम ज्यादा दिया, इसको 10 ग्राम 1 तोला कम दिया। बोलो, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बोलेंगे कुछ नहीं ना, सिर्फ सोचेंगे ना, बोलेंगे कुछ नहीं ना। अरे बोल सकते हैं, सास तो पूज्य होती है, मन में आया
दिल जानेगा क्या होता है? अरे बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आजू बाजू वाले को भी सुनाई दे। हाँ, सब एक हठाना आपके जीवन को खत्म कर सकता है। दूसरे नंबर का आग्रह है दुराग्रह, अपने विचारों के प्रति दुराग्रह। आपके दिमाग में कोई बात आई, आपने कुछ आकलन किया, आपने कोई ओपिनियन बनाया और उस ओपिनियन से अलग ओपिनियन, उससे विरोध ओपिनियन, विरुद्ध ओपिनियन किसी और का है, उसको आप इजीली स्वीकार कर सकते हो। हाँ, उसको सुन सकते हो, चलो स्वीकार करने की बात दूर है, मगर सुन सकते हो। हाँ, आप कोई लोअर लेवल पर हो और अपर लेवल से कोई बात आ रही है तो आपको सुननी पड़ेगी, वो बात अलग है। उसको आप एक्सेप्ट करो ना करो सेकंड नंबर की बात है, मगर आपको सुननी पड़ेगी। मगर आप अपर लेवल पर हो, आपके नीचे सब लोग हैं और ऐसे टाइम के अंदर आपका जो ओपिनियन है, आपके नीचे वाले का ओपिनियन उससे कुछ अलग है, उससे कुछ विपरीत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप उस ओपिनियन का स्वीकार कर सकते हो? हाँ, क्यों भाई? सोचने की आजादी आपको है तो सोचने की आजादी उसको भी है। ओपिनियन व्यक्त करने की आजादी आपको है तो ओपिनियन व्यक्त करने की आजादी उसको भी है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो विचार किया उससे ज्यादा अच्छा उसका विचार हो, और जो मुश्किल थी या जो प्रॉब्लम था उसके अंदर से सॉल्यूशन के लिए विचार चल रहा था, वो आपने जो सॉल्यूशन प्रस्तुत किया उससे ज्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे टाइम पे अगर इजीली एक्सेप्ट हो सकता है, क्या होता है? ए छोटी मुंह बड़ी बात मत कर। क्या? छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करने की, शांति रख, तू तेरा काम कर, ये काम मेरा है ना। ये कहीं ना कहीं ये बात बीच में आ जाता है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना अद्भुत परमात्मा का शासन, और इस शासन के अंदर जो भी जिसने भी जन्म पाया है कितना पुण्य लेकर आया है, कितनी जबरदस्त योग्यता और पात्रता को लेकर आया है। ऐसे वैसों को जैन शासन नहीं मिल सकता है। और ऐसा होने के बावजूद कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि नॉन जैन के पास जो एक्सेप्टेंसी होती है किसी के विचारों की, किसी के ओपिनियन की, वो एक्सेप्टेंसी हमारे जैन धर्म के वालों के पास नहीं होती है। जिन शासन पाया है इसका क्या मतलब? अनेकांतवाद तो हमारी नस नस में, हमारे डीएनए में है। ये प्रभु महावीर का अनेकांतवाद है। अनंत तीर्थंकरों के सबने अनेकांतवाद के सिद्धांत की प्ररूपणा की है। उपन्नैवा विगमैवा द्वैवा महा से अनेकांतवाद की शुरुआत होती है। एक ही प्रश्न और एक ही प्रश्न में विपरीत जवाब। बोलो, मैं आपको पूछूं, आप मुझे एक सेम क्वेश्चन करेंगे। आज आपने मुझे क्वेश्चन किया, मैंने एक जवाब दिया। 3 दिन के बाद आपने सेम क्वेश्चन किया, मैंने दूसरा जवाब दिया। और 3 दिन के बाद और सेम क्वेश्चन किया और मैंने तीसरा जवाब दिया। आप क्या कहेंगे? हमारे साहब का ठिकाने पर नहीं है। हाँ, अच्छा है गणधर भगवान की जगह आप नहीं थे, नहीं तो आप तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कहते भगवान आप मजे में हो ना, ठीक है ना तबीयत। पहले के तो उपन्नैवा करते हो, द्विगमैवा उत्पन्न होता है, और आपके तो नष्ट होता है। सेम क्वेश्चन, पूरा विपरीत आंसर। उत्पन्न होना और नष्ट होना पूरा विपरीत है ना। हाँ, वो आपकी नजर में विपरीत है, भगवान की नजर में एक ही है। आप समझे कि नहीं? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं समझ सकता। और कैसी योग्यता लेकर बैठे गणधर भगवान। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, स्थिर रहता है। ये त्रिपदी मिली और त्रिपदी के बाद 14 पूर्व और द्वार संधि की रचना गणधर भगवंतों ने विदिन 48 मिनट्स। अब ये बीज है, बीज किसका? द्वादशांगी का। और वो द्वादशांगी के बीज का भी बीज क्या है? तो कि अनेकांतवाद है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, स्थिर रहता है। ये तीनों तीन चीज तत्वों को लेकर, एक ही तत्वों को लेकर 3 आंसर। ऐसा अनेकांतवाद हमें ब्लड में मिला है, हमें डीएनए में मिला है। और ऐसा मिलने के बावजूद हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी की बात को सुन भी नहीं सकते हैं। तो इससे बड़ी करुणता और कोई नहीं हो सकती। कभी हम किसी संघ में रुके हुए रहते हैं और 2-3 मंजिल का वो भवन है, हम ऊपर के मंजिल पे रुके, नीचे हॉल है और रात के लगभग 9-10 बजे है और आवाज शुरू हो जाती है नीचे से
ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे झगड़ा हो रहा है, हम समझ जाते हैं और कुछ नहीं चल रही, संघ की मीटिंग चल रही है। आप समझे कि नहीं? और जब तक आवाज नहीं आती ना तब तक संघ की मीटिंग जमती नहीं, सार्थक नहीं होती। आवाज तो आनी चाहिए। और जो कभी नहीं दिखते हैं ना, गुरु भगवान के पास नहीं दिखते, प्रवचन में नहीं दिखते, मंदिर में नहीं दिखते, वो सब के सब मीटिंग में दिखते हैं। हाँ, एक जगह पर क्या हुआ, महाराज साहब ने प्रवचन रखा था और प्रवचन का विषय बोर्ड के ऊपर लिखवाया था, और बोर्ड पर जो लिखा था सब लोगों ने कहा था महाराज साहब ये ऑफ सीजन है, इसके अंदर प्रवचन में नहीं आते। महाराज साहब ने कोई बात नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे कहा था 20-25 जन आ जाए तो भी मैं प्रवचन कर लूंगा। हॉल की कैपेसिटी 500 लोगों की, 500-700 लोगों की, और महाराज साहब ने कहा मैं प्रवचन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विषय है। और विषय बोर्ड के ऊपर लिख दिया। और आप आश्चर्य करेंगे, 500 लोगों की जो कैपेसिटी वाला हॉल ओवरफ्लो हो गया, 600 लोग आ गए, भीड़ भयानक। महाराज साहब ने सोचा कि ये कैसे हुआ। ये लोग तो कहते हैं कि 20-25 जन भी मुश्किल से आएंगे, तो 600 जन। और किसी को पूछा तो वो प्रवचन जस्ट चालू हो रहा था, महाराज साहब तो अपनी तैयारी करके आए थे, मगर किसी को पूछा कि ये क्या इतनी भीड़, तो कहे साहब आपने जो विषय का नाम रखा है ना उसका चमत्कार है। तो महाराज साहब भी सोच में पड़ गए। महाराज साहब ने प्रवचन का नाम रखा था, प्रवचन का विषय रखा था दृष्टि बदलो, और गलती से क्या हुआ, मुनीम को लिखने को नहीं आता, उसने लिखा ट्रस्टी बदलो। और उसने कहा कि महाराज साहब ऐसे ऐसे चेहरे यहाँ बैठे हुए ना जो कभी भी यहाँ पर नहीं आते हैं, आपने तो चमत्कार कर दिया। और महाराज साहब ने दृष्टि बदलो के ऊपर पूरा प्रवचन लिया। फिर एक जन खड़ा हुआ, साहब जी आपने विषय के अनुसार तो प्रवचन ही नहीं किया, विषय कुछ और है और आपने कुछ प्रवचन और किया। महाराज साहब ने कहा मैंने तो विषय दिया था दृष्टि बदलो, और उसने लिख लिया ट्रस्टी बदलो, मैं क्या करूंगा। आप समझे कि नहीं? जो कभी भी नहीं दिखते, ऐसे टाइम के अंदर दिखते। मैं कहना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट लेवल की जो कोई मीटिंग होती है ना, उसको जरा देखना। अपने यहाँ जो हो अल्लाह होता है, ऐसा कॉर्पोरेट लेवल की किसी भी मीटिंग में होता है? हाँ, सब बड़े बड़े बैठे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, सीईओ, सब के सब बैठे हुए हैं। पूरी मीटिंग 25-30 जन की है। इसके अंदर वो लोग किस तरह से बात करते हैं? एकदम शांति से बात करते हैं। सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, वो उसके ऊपर सोचते हैं, उसको देखते हैं और फिर आगे जाकर डिसीजन लेते हैं। और सबके विचार आवकार्य होते हैं, इनवाइटेड। आप कोई भी है, आपका विचार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर परमात्मा का शासन देखने की बात है। परमात्मा का शासन जिसे नहीं मिला है, वो इतने शांति से और इतने अच्छी तरह से सब लोगों को सुन सकते हैं, सब लोगों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। और जैन शासन हमें जन्म से मिला है और हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। और ऐसे ऐसे अध्यक्ष मैंने देखे, सब जगह हो अल्लाह होता है, सब जगह आवाज होता है, ऐसा नहीं। विजयवाड़ा जैसे अलग अलग ऐसे क्षेत्र भी है जिसके अंदर कोई एकदम शांति से मीटिंग होती है। हाँ, ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, अच्छे अध्यक्ष होते हैं। ऐसी जगह पर देखा है कि वो अध्यक्ष जो होते हैं, कभी भी कोई बात करते हैं और 2-4 जन कहते हैं कि हम हमारी कुछ बात करना चाहते हैं इस विषय पर, वो बोलते हैं आप खुशी से करो, और उसकी बात सुनते हैं। भले ही उसके मन में जो बात है उससे पूरी अलग है, उसको सुनते हैं, दूसरे को सुनते, तीसरे को सुनते हैं। फिर जब समिंग अप करते हैं और जब डिसीजन देना है, जब निर्णय करना है, तब वो कहते हैं कि इन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा, उनके एंगल से वो सही है, बराबर है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर इतने आ सकते हैं। हर एक चीज के प्रोस एंड कॉन्स दिखाओ, इसके अंदर क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है वो दिखाओ, और ऐसा करके लास्ट में आकलन करके पूरा कि इसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये करना चाहिए, फिर आप बताओ कि क्या करना चाहिए। और वो अध्यक्ष जो इस तरह से बात करता है, उसकी एक बात भी कोई उत्थापन नहीं करता, तुरंत स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सबके विचारों का सत्कार किया, सबके विचारों को इनवाइट किया। बहुत इजीली काम हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं बीच में हम ही कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जिसके कारण मामला पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। एक होता है हठाग्रह,
वस्तु के प्रति, दूसरा होता है विचारों के प्रति कदाग्रह, विचारों का कदाग्रह, गलत आग्रह। ये मेरे विचार हैं। ये संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की भी बात कर रहा हूँ। घर के अंदर नॉर्मली सास सारा डिसीजन लेते हैं, सास और ससुर दोनों डिसीजन लेते हैं, और ऐसे टाइम के अंदर डिसीजन का उसको पूरा पावर है, वो करता हरता वही है, घर के अंदर पैसे लाने वही है, उनकी ताकत है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वो जो भी छोटे हैं घर के अंदर, उन सभी को पूछकर काम करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, हाँ क्या करेंगे? या तो बेटा और बहू उसका ही घर में चल रहा है, क्योंकि दोनों पैसे ला रहे हैं और पूरे घर को वो लोग हैंडल कर रहे हैं, वो लोग मैनेज कर रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं। ऐसे टाइम के अंदर कोई भी निर्णय करते हैं तो वो लोग जो भी अपने वडील है, जो भी सास ससुर वगैरह है, या तो जो भी माँ बाप है, उसको पूछकर आगे बढ़ते हैं। पूछकर छोड़ो, सिर्फ बताकर आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। पूछना तो अभी आउट ऑफ डेट हो गया, ये पूछ कर क्या करना है? हाँ, बच्चों के दिमाग में ये संस्कार डालते हैं कि भाई तुम निर्णय ले लो, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। ये संस्कार शिक्षा में से, एजुकेशन में से डाले जाते हैं, और वहां पर ऐसे टाइम के अंदर पूछना क्या? अरे पूछने की बात छोड़ो, कम से कम बताते कि हम ये करने जा रहे हैं या तो ऐसा करेंगे, बताते भी नहीं है। जैसे कि उनका यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है, उनकी हाजिरी का कोई महत्व ही नहीं है, और उसके कारण फैमिली की पूरी व्यवस्था तितर बितर हो जाती है। तीसरे नंबर का है पूर्वाग्रह व्यक्ति के प्रति। एक है वस्तु के प्रति, एक है विचारों के प्रति, और तीसरे नंबर पे पूर्वाग्रह व्यक्ति के प्रति। बोलो, आपने कोटेशन सुना होगा कई बार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाँ, सुना है आपने? जैसे कि हम किसी को कहते हैं जरा उसको मिल के आना, वो कब पहली बार मिल रहा है, और मिलने के बाद में मुझे बताना कैसा रहा। वो मिलने के लिए जाता है और वो बहुत रूडली व्यवहार करता है और अच्छे से उसके साथ बात नहीं करता है, वो हमारे पास आकर क्या कहेगा? बेकार था, उस आदमी के साथ बात करने जैसी नहीं थी, बराबर है। फिर 1 साल के बाद या तो 6 महीने के बाद मैं वापस उस आदमी के पास भेजूंगा, जा जरा उससे बात करके आ। साहब, उससे बात करने के लिए दूसरे को भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों साहब? एक बार इंप्रेशन पड़ गई उसकी, वो इस तरह से, मगर उसको गिल्ट भी फील हुई, उसने कहा कि मेरी गलती हो गई वगैरह वगैरह कहा था। जो भी हो साहब, मेरे दिमाग में उसकी इंप्रेशन हो गई। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बराबर है? हाँ, ये कोटेशन सच्चा है कि झूठा है कि आधा सच्चा है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन इज नहीं, बैड इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमारा दिमाग इतना बदल चुका है, सड़ चुका है, इतना क्या कहते हैं, इतना उसके अंदर वायरस एंटर हो गया है कि गुड इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कभी नहीं होती है। हमारे लिए बैड इंप्रेशन इज ही लास्ट इंप्रेशन होती है। हाँ, किसी के साथ संबंध है, पहली इंप्रेशन बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे से बात की, बहुत हिल मिल के उसने चाय पानी नाश्ते भी कराया, सब कुछ, और कहा आप आते रहना, मिलते रहना, हमें आपको मिलने से बहुत आनंद हुआ, ये सब कुछ। ये फर्स्ट इंप्रेशन कैसी रही? गुड इंप्रेशन, बराबर है, अच्छी रही। अब मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छी रही, मगर 10 साल के बाद, 10 साल तक उसके साथ संबंध बहुत अच्छे रहे, मगर 10 साल के बाद उसके साथ संबंध बिगड़े। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो थी वो 10 साल के बाद अब उसका क्या होगा? कोई दुर्घटना हुई, कोई ऐसा बोलना हो गया, कोई अपमान हुआ, कुछ भी हुआ, और उसके कारण आपका मन उसके प्रति थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा? 10 साल की इंप्रेशन साफ। अब जो इंप्रेशन आपके दिमाग में स्टोर रहेगी वो कौन सी? बैड इंप्रेशन। अब गुड इंप्रेशन बीच में नहीं आएगी, और वो होने के बाद एक पूर्वाग्रह की गांठ लगेगी, इस आदमी के साथ संबंध रखने जैसा नहीं। हाँ, परीक्षण में कभी सामने टकरा गया, मिल गया, मीछाम दुगड़म कर दिया तो मीछाम दुगड़म हाथ से कर दिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बाकी दिमाग के अंदर वो इंप्रेशन ऐसी की ऐसी बरकरार रहती है। ये पूर्वाग्रह।
कभी मान लो कि आपका किसी के साथ संबंध बिगड़ा और अब आप उसके साथ संबंध सुधारना चाहते हो। आपने निच्छामी दुक्कड़म में कहा, आपने उसके साथ, क्योंकि क्या है कि संबंध कुछ ऐसे होते हैं जिसको निभाने पड़ते हैं। क्या समझे? निभाने पड़ते हैं मतलब हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। आपको उसकी जरूरत थी, आपको लगा मुझे संबंध सुधारना है और आप सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, मगर सुधर नहीं रहे। वो बस एक सीमित आंसर देता है, ज्यादा आपके साथ घुलता मिलता नहीं है। आपने क्या किया? आपने एक व्यक्ति को साधा जो उसके करीब था, उसके नजीक था। आपने उस व्यक्ति को कहा कि जरा बात करना ना, तेरे साथ इतनी अच्छे से बात करता है तो तू थोड़ा संबंध वापस पहले जैसा कर दे, क्या फर्क पड़ता है, तू जरा समझाना। ऐसा कोई मीडिएटर को ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? किसी को टास्क देते हो कि नहीं देते हो? और आपने दिया, और जैसे उसने बात की और उसने जवाब दिया कि उसको बोल देना कि उसने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया था ना, अब मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता हूँ। अब ज्यादा ठीक है, थोड़ा फॉर्मेलिटी होगा वो ठीक है, मगर मैं जो उसे सपोर्ट करता था अब मैं सपोर्ट करने वाला नहीं। उसने दो टूक कह दिया। ऐसे टाइम के अंदर आपको क्या लगता है? अरे मैं सुधारना चाहता हूं, तू क्यों सुधारना नहीं चाहता? मैं तो सुधारने के लिए रेडी हूं। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्या लगेगा? वो गांठ रखकर बैठा है, बराबर है, मगर आप खुद दूसरे के लिए गांठ रखकर बैठो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप उसके लिए सोचते, उसने क्यों मेरे लिए गांठ रखी? आपने कितने लोगों के लिए गांठ रखी? जरा सोचेंगे तो आपको वास्तविकता फील होगी कि नहीं, रियल में हम कहीं पर गलत हैं। पहले नंबर में है हठाग्रह वस्तु के प्रति, दूसरे नंबर में है कदाग्रह विचारों के प्रति, और तीसरे नंबर में पूर्वाग्रह व्यक्ति के प्रति। ये तीन जगह पर हमें लैंडिंग करना है तो हमें क्या करना है? अपने दिमाग के पैराशूट को खुला रखना है, तो हम इजीली उस जगह पर लैंड कर सकेंगे और प्रसन्नता से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। बराबर है? यहाँ रखते हैं जिना के